जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। चलिए, इन्नल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो उमसाद, आप स्टार्ट करेंगी प्लीज़? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मैनेज पर्सनल फाइनेंस। तो उसी के बारे में मैं खुद अपना पर्सनल रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर। कि रिसेंटली एक एक महीने पहले ही की बात है, समझे आप, 1-2 महीने पहले की बात है, जब मैंने अपने छोटे बेटे का हमारे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह निकाह की तकरीब होना थी। तो उस सिलसिले में मैं ज़ाहिर है काफ़ी जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो काफ़ी दूसरे सब रिलेटिव्स वगैरह से काफ़ी हेल्प हो जाती है, मशवरा हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान से अब्रॉड रहते हैं, तो मुझे फ़िक्रमंदी थी कि किस तरह से अच्छी तरीक़े से ये इवेंट हो जाए। तो इस सिलसिले में हमारे सीनियर कोच उमैर भाई से मेरी बातचीत रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके मशवरे से और उनकी गाइडेंस से तो मैंने सबसे पहले राइट डाउन करना शुरू किए सारी चीज़ें कि कौन-कौन से टास्क हैं, और उनको मैंने यानी कि जो मुझे काम करने थे लिस्ट टू डू, और उनके साथ उनके एक्सपेंसेस भी मैं साथ में रखती रही। एक अप्रॉक्सिमेटली जो मुझे अंदाज़ा था कि कितने हैं, कितने हो सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए। तो इस तरह से मैं बिल्कुल टाइमली उसको मैंने लिस्ट डाउन किया अपनी चीज़ों को, और साथ-साथ उसके एक्सपेंसेस भी लिखती रही। और अच्छा, जब मैंने लिस्ट डाउन कर रही थी, तो उसमें उसको मैंने छोटे-छोटे स्टेप्स में भी कन्वर्ट करके वो भी लिखती रही साथ में। बीच में मैं टू टू मार्जिन छोड़ देती थी, और फिर बारी-बारी जिस जिस तरह से होता रहा उसी तरह से मैंने वो भी किया। प्लस ये कि मैंने वो सब अपने फैमिली ग्रुप में शेयर किया, तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि हर एक की अपनी-अपनी रूटीन होती है, तो मेरी फैमिली में जितने मेंबर्स थे उनको एक क्लियर एक मैपिंग हो गई हमारी, कि ये आइडिया हो गया कि भई ये एक्सपेंसेस होंगे और ये काम है और इसी तरह से होगा। तो जब तक जो इवेंट का डे था, उस डे तक के रात तक के मैंने सारे अल्हम्दुलिल्लाह किए, और जिससे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से सब कुछ हुआ, बहुत मैनेजेबल था, और बहुत कंफर्टेबली सारा कुछ हो गया। जहाँ पे जो मुझे एक्सपेंसेस समझ में आ रहे थे कि ये अननेसेसरी हैं और इनको थोड़ा-सा हम इस तरह से भी किया जा सकता है, तो वो काम भी हो गया वक़्त से, टाइम से। तो ये बिल्कुल रिसेंटली मेरे एक्सपीरियंस था, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत खुशगवार तरीके से सब हुआ। और अब ये कि जब अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये आइडिया हो गया, तो पहले भी मैं थोड़ा बजटिंग तो करते थे, लेकिन जब ये जो मेरे पास एक पिक्चर क्लियर आ गई, फिर मैंने उसी को मंथली उसके ऊपर डाल लिया कि भई इसी तरीके से मैं कंटिन्यू रखूँ, राइट डाउन करती रहूँ, और इसी तरीके से मंथली हर मंथ में जो-जो मतलब जिस तरह से जो भी हमारे काम हैं उनको कैसे करना है, और उनकी क्या वैल्यू होगी, क्या कॉस्ट आएगी, और कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम को कम बाद में करना है। तो ये मैं कहना चाह रही थी यहाँ से आप लोग को। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर इनपुट्स। अच्छा, जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो एक्सक्यूज़ मी, वो जो है ना, वो मेल ओरिएंटेड टॉपिक है, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड है। लेकिन ये अगर आप देखें ना, तो ये दोनों के लिए ही इक्वली एप्लीकेबल होता है, यानी ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी। यूजुअली हमारे जो सोशल सर्कल में जो लोग हैं, उसमें वो हज़रात ज़्यादा कमा रहे होते हैं, और यूजुअली वो फैमिलीज़ को अपने सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी क्वेरीज मुख्तलिफ वक्तों में आई कि जैसे हस्बैंड जो है उनकी जॉब नहीं है, या वो नहीं अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर पा रहे हैं फॉर एनी एनी रीज़न। तो उसमें जो ख़वातीन जो हैं वो भी ट्रबल में आई थी, क्योंकि उनके पास ना रिजर्व होते हैं उनके पास, और ना उनके पास फाइनेंशियल अर्निंग कैपेसिटी होती है। तो हम जो जो हमारा मौजू है वो इसी से मुतल्लिक़ है आज। तो हम जो है सबसे पहले जो है, जैसे उम साहब ने भी अभी जिक्र किया, सबसे पहले ना हमें हमें ये देखना है, और उम साहब आप और फैसल भाई आप भी अपने अपने बातें जो है वो ऐड कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। हमें जो है ना सबसे पहले ये देखना है कि हमें जो चीज़ आपने इम्प्रूव करनी होती है ना, उसको मेजर करना ज़रूरी है। तो अगर इसका मतलब ये है कि अपने फाइनेंसिस को अगर आपने इम्प्रूव करना है, तो उसका मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि वो हैं कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ताकि आप उसको लेके ऊपर जा सकें। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम और जो भी आप कह लें, तो इस वक्त कहाँ पे हैं और कहाँ पे आप जा सकते हैं।
तो अगर आपकी जो है जो अर्निंग है और जो आपकी स्पेंडिंग है वो बराबर है, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल नेट टू नेट चल रहे हैं ना, आपके पास कोई बफर ही कोई नहीं है और आपके पास ना कोई सेविंग है। जो आप अर्न करते हैं वो जो है इट बर्न्स आउट और इट गेट्स कंज्यूम। तो इसमें तो कोई सेविंग है नहीं, तो आपके पास कोई कोई क्वेश्चन नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई अगर फ्यूचर में कुछ होता तो आपके पास क्वेश्चन नहीं है। तो तो सबसे पहले तो आपको ये देखना कि आपकी अर्निंग अगर इतनी है और आपकी जो कंजम्पशन है वो कितना है। तो कंजम्पशन अक्सर होगा जो है वो नोन नहीं होता लोगों को, तो जब वो लिखना शुरू करते हैं तब तब इट गेट्स नोन। तो अगर आप चाहें तो हम इसके ऊपर हम इस ग्रुप के बाद एक छोटी सी टेम्पलेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी हुई है, जो हमारे पास जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने खुद भी इस्तेमाल की है और कई क्लाइंट्स के साथ भी उसके ऊपर काम किया। बहुत बेसिक सी एक टेम्पलेट है। तो उसमें ऊपर के पार्ट में अर्निंग्स है कि आपकी किन किन ज़राए से आमदनी होती है, और नीचे के पार्ट में उसमें एक्सपेंसेस हैं कि आपके पास कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस आने वाले हैं। क्योंकि कभी पता होता है ना आपको किस महीने में आपको रेंट पे करना है, किस महीने में लेट्स से स्कूल की फ़ीस जानी है वगैरह वगैरह। तो किस किस महीने में क्या क्या एक्सपेंस आएंगे, तो आपके पूरे एक साल की उसके अंदर प्रोजेक्शन होती है। आपको पता है कि अच्छा इस महीने मुझे यहाँ यहाँ पे पैसे चाहिए होंगे। हो सकता है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उसके वहाँ पे अर्निंग करते हैं। हो सकता है क्या वो जिसको कहते हैं कमीडिया डालना, बीसियाँ डालना वगैरह, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो बेस लाइन है ना इसकी, वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो है वो स्पेंडिंग का है। अच्छा, तो एक एक मैं इसमें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ यहाँ पे, रियल लाइफ। तो एक साहब को कोच करने का इत्तेफाक हुआ जो हु वांटेड टू बिकम अ लीडरशिप ट्रेनर समटाइम्स कपल ऑफ इयर्स बैक। अच्छा, अब इनके पास था ये कि लीडरशिप, मैंने उनसे कहा कि आप क्यों करना चाहते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग में क्यों आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ना अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू बी इन सच अ पोजीशन कि मुझे जो है ना वो 9 to 5 की जॉब ना करनी पड़े। अच्छा भाई ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम, अब ये देखें आप, ये इसमें थोड़ा सा गौर करिएगा यहाँ कि एक्चुअली उनका जो टारगेट था वो एक्चुअली लीडरशिप ट्रेनिंग नहीं था, उनका टारगेट था फाइनेंशियल फ्रीडम। सो ही सॉ दिस लीडरशिप ट्रेनिंग एज समथिंग विच कुड ऐड टू हिज फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी उससे जो है कुछ मज़ीद पैसे जो है वो कमाए जाएँ ताकि जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो आ सके। तो अब ये जो है ना एक्चुअली ये दो टारगेट हो गए, एक फाइनेंशियल फ्रीडम या एक फाइनेंशियल बेटरमेंट कहते हैं हम, और एक लीडरशिप ट्रेनिंग का। तब थोड़ी देर के लिए इन दोनों को अलग अलग करके बात करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आप जो है जो फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त आप पता है कि आपके खर्चे हैं कितने, अखराजात कितने हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कभी किया ही नहीं है। तो फिर उनको मैंने वो टेम्पलेट दिया एंड स्टार्टेड राइटिंग आउट। तो जब उन्होंने अगले हफ्ते वो मेरे पास लिख के लेकर आए तो पता चला कि उनका जो जो नेट है वो बिल्कुल बिल्कुल नेट टू नेट है, यानी उनके जो अर्निंग है और जो उनके एक्सपेंसिव बिल्कुल नेट है, ही वाज नॉट एबल टू सेव एनी मनी व्हाटसोएवर। सो फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है हम फिर ऐसा करते हैं कि वो लीडरशिप ट्रेनिंग के ऊपर देन ही वुड डेवलप हिमसेल्फ एंड सी व्हाट ही कैन ऐड टू हिज इनकम स्ट्रीम। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। जिस चीज़ को आपने बेहतर करना है उसको मेजर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास कोई पॉइंट फंस गए तब आप बीच जी में मुझे नहीं भाई, इंटरप्ट कर आप सकते दोनों हैं। ने जो हाँ बात बताई ना, तो जितने भी लोग आते हैं जो कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, या तो कभी उनके कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या अपनी कोई सेविंग्स जमा करना चाहते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वो ज़बानी जमा खर्च पे चल रहे होते हैं। वो अपने जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी अपनी इनकम होती है दोनों को ही नहीं लिख रहे होते हैं। और जो मोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे साल में कि आपने रेंट देना है, आपने स्कूल की फी देनी है, ठीक है, तो ये तो आपको याद रह जाते हैं। आप आसानी से यानी आपको रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाता है कि हाँ यार इतने मुझे पैसे चाहिए होंगे इस महीने में, क्योंकि इसमें मुझे रेंट देना होता है, इस महीने में मुझे स्कूल की फीस देनी होती है, वो करना होता है। लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि जो दिन में जो हर रोज के जो खर्चे होते हैं ना, जिसको हम मिसलीनियस में डाल रहे होते हैं, तो असल में एक मिसलीनियस का हेड जब ये फाइनेंस वाले और अकाउंट्स वाले जब यूज करते हैं, तो ये जब सारे बड़े बड़े खर्चे और जो है ना सारे बड़े बड़े अकाउंट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, और जिन खर्चों की कोई जगह नहीं बचती, जो कि बहुत ही छोटा एक पोर्शन होता है, लेट्स से 5% होगा मुश्किल से टोटल बजट का, तो उसके लिए एक मिसलीनियस अकाउंट बना लेते हैं कि यार ठीक है इसके अंदर डाल दो, इनकी डिटेल्स रखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यार ये तो एक छोटी मोटी सी रकम है। लेकिन हमने जब लोगों को बोला अपने अपने एक्सपेंसेस को और इनकम को क्या कहते हैं लिखने के लिए, और लोगों ने उन फॉर्मेट्स को यूज किया और लिखना शुरू किया, तो उनको पता चला कि यार जो मिसलेनियस का खाता है ना, वो बाकी सारे खातों से बड़ा है, ठीक है।
तो 50% या 60% जो है रकम वो ऐसी जगहों पे जा रही है जहां पे आप उसको मॉनिटर ही नहीं कर रहे, आप उसको देख ही नहीं रहे, और वो एक तरह से लीक हो रही है। क्योंकि वो छोटे छोटे कतरों में लीक हो रही होती है ना, कि कभी आपने कहीं पे खाना खा लिया, कभी आपने कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग कर ली, आपको कोई चीज नजर आई कि यार ये एक ऑफर में है, आपको नहीं भी चाहिए थी फिर भी आपने ले ली। तो वो जब वो कतरा कतरा जमा होता है ना, तो एंड ऑफ द ईयर वो एक बहुत बड़ा जो है ना, समझे कि एक पूरी बकेट बन जाती है बाय इटसेल्फ, कि अगर उसको हम डिवाइड चाहे तो मुख्तलिफ अकाउंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप चीज़ों को लिख नहीं रहे होते और सिर्फ जहन में आप उनकी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो हर चीज़ जो है ना बहुत आसानी से मिसलिनियस के अंदर जाती है और अ, अपनी जगह बना लेती है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर जब आप अपनी पॉकेट चेक करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि यार मेरे पास तो कोई क्रेडिट कार्ड का बिल खड़ा हुआ है, या मेरे पास जो है इस साल वो सेविंग नहीं हुई जो मैं करना चाह रहा था। और तो ये एक तो लिखने से ये फायदा होता है कि जो छोटे छोटे आपके लीकेजेस हैं वो आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाते हैं और वो आपकी नज़रों में आ जाते हैं। तो इंसान जो है ना वो मोहतात हो जाता है कि यार खर्च करने में। तो ये एक टिप है जो लिखने के बारे में, जिसका हम तीनों ने ही जिक्र किया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो चीज़ लिखी नहीं जाती फिर वो एक तरह से खो जाती है। तो फैसल भाई यहाँ कुछ ऐड कर सकती हूँ मैं? जी। फैसल भाई ने जो मेंशन किया जी ऑफर का वर्ड, तो ये हम्म। बिल्कुल एक रीसेंट एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ कि मैं जब शॉपिंग को गई तो वहाँ यहाँ पे काफ़ी ऑफर्स लगी हुई थी। अच्छा, इतना ज़बरदस्त तरीका है कि 40 के बजाय वो 39 लिखते हैं। हम्म। तो वो जो 39 है वो हमें हमारे माइंड में ऐसा नहीं लगता, हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी ऑफर है, हालांकि वो एक्चुअली है 40, सिर्फ -1 करें तो ये जो फैसल भाई कह रहे हैं कि जब हम लिखते हैं तो फिर यहाँ पे हम मोहतात हो जाते हैं, बिल्कुल सही, कि हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, हम फिर चीज़ों को यानी इतनी जल्दी हम ट्रैप नहीं होते डिजिट से, कि हमें लगता है कि हाँ भाई ये तो काफ़ी ऑफर जबर अच्छी ऑफर है कि भाई ये 39 है, लेकिन एक्चुअली वो 39 नहीं, वो 40 है, जो कि आपके बजट के लिहाज से आपको नहीं लेना चाहिए, समझ के। तो बस यही मैं ऐड करना चाहती थी, क्योंकि ये रिसेंटली ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं कुछ लेने गई जो कि 40 का था, लेकिन 39 लिखा हुआ था। और उन्होंने कहा कि अगर आप ये एक लेते हैं तो इसके बजाय अगर आप 3 और उठा देंगे तो आपको 20 रुपीज़ और देना पड़ेंगे, तो और आपको 3 और हो जाए। तो इस तरह की जो ऑफर्स हैं, इससे बहुत ही मुहतात रहना हमें पड़ता है। अगर हम लिख लेंगे तो फिर वो हम बच सकते हैं, कि बजाय इसके कि हम 40 जो खर्च करने जा रहे थे, जो कि हमारे बजट में नहीं था, हमारे बजट में था 30 या 25, और वहां पे 39 के चक्कर में हम समझे कि ये बड़ी अच्छी ऑफर है और एक के बजाय 3 चीजें हैं, तो ये हमने देखा कि वहां पे मजीद 20 से भी ज्यादा हमारे और निकल गए। हम्म। तो बस ये अभी अच्छा अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ मुझे। अच्छा यहाँ जी। पे मैं एक चीज और एक कॉन्सेप्ट और बताऊं कि दरअसल हम जब चीजें लेने जाते हैं ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि दो तरह की चीजों में फर्क है। एक वो है जो हमें चाहिए, व्हाट इज, यानी कि उसको हम नीड कह सकते हैं, कि अगर हमें उस चीज की जरूरत है और अगर हम उसको नहीं लेंगे तो हमारा कोई काम रुक जाएगा, डेली की कोई भी एक्टिविटी है वो मुतासर हो सकती है, ठीक है। तो वो आपकी नीड में क्वांटिफाई हो जाती है। अच्छा, एक चीज होती है वांट, ठीक है, जिसकी आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन ये वांट कहाँ से क्रिएट होती है? ये क्रिएट होती है जब आप चीजों को देखते हैं कि यार चीजों पे ऑफर है, अच्छा यार ये तो इतने का मिलता है, 50 दरहम का मिलता है, ठीक है, और आज सिर्फ 30 का मिल रहा है। अब मुझे उसकी नीड नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन वो एक वांट क्रिएट हो जाती है कि यार इसको मैं ले लेता हूँ, ये कहीं पे तो यूज हो जाएगा, ठीक है, कहीं पे इस्तेमाल हो जाएगा और बाद में नहीं मिलेगा। तो आप उस चीज को ले लेते हैं, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो चीजें जो है वो यूज नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी नीड आपको नहीं पता कि फ्यूचर में आएगी भी या नहीं आएगी, और इस तरह से आप उसके में खर्च कर देते हैं। तो आप जब चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं ना, तो आपको एक ये क्लैरिटी डेवलप होती है कि क्या चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरत की हैं और क्या चीज़ें हैं जो सिर्फ आपकी ख्वाहिश के तहत आप जो है ना वो खरीद रहे हैं। तो जो ऑफर्स जो ये लोग लगाते हैं और जो डिस्काउंट्स होते हैं और बंडल्स जो बनाए जाते हैं, तो वो आपकी जो वांट साइड है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाए जाते हैं। कि ठीक है यार, अगर कोई शख्स देखेगा कि उसको महीने में एक चीज की जरूरत है, लेकिन अगर उसको दो मिल रही है या तीन मिल रही है, तो उसकी कोशिश ये होगी कि यार मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ उन चीजों के लिए जिनकी आपको जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी आपको जरूरत होती है और बल्क में बाइंग करने से आपको फायदा हो सकता है कि यार मुझे ये चीज़ है, ये तो मेरी डेली यूज की है और अगले महीने भी मैं यूज करूंगा, ठीक है। घर के अंदर कोई ऑयल है, कोई इस टाइप का स्टफ है किचन का, तो वो तो आप खरीद लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें उसके साथ ऐसी भी आ जाती हैं जो कि आप नहीं लेना चाह रहे होते,
उस वक्त, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप बड़ी लुक्रेटिव सी ऑफर देख के आप कहते हैं यार मैं ये ले लेता हूँ, शायद मेरे काम आ जाए, या फिर मैं इसको यूज कर लूंगा, किसी यूज में ले आऊंगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी वांट और नीड जो है ना, उन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करें, और ये तभी हो सकता है जब आपके पास कुछ डेटा हो, क्योंकि डेटा आपको हेल्प करता है ये चीज आइडेंटिफाई करने में कि यार क्या चीज मेरी जरूरत की है और क्या चीज जो है ना मैंने एक्स्ट्रा ली। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, तो आपके जो पर्सनल फाइनेंस है वो बेहतर नहीं होगा। तो लिखना जो है ना इस मत में भी जरूरी है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत को। जी नहीं भाई, आप सर मैं कुछ आपको कह एक रहे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल बताता हूँ। आपने कहा ना नीड और वांट, तो हैं। हुआ यूँ कि ये कुछ तकरीबन ये 10-12 साल पुरानी बात होगी। तो मैं अबू धाबी में काम करता था, मेरे कॉलीग थे, तो उन्होंने, हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे उतरे, तो उन्होंने कहा यार आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मैंने कहा किस चीज़ की मुबारकबाद? कहने कि मैंने जो है वो खरी इन्फिनिटी G35 ली है। मैंने कहा अच्छा यार चलो। तो हम खैर नमाज से वापसी हम उनकी गाड़ी देखने गए, जो ब्लैक कलर की इन्फिनिटी G35 लेटेस्ट मॉडल की। और आप जैसे ही आप बैठते हैं ब्लूटूथ भी इसका ऑन वगैरह, ये आज से 15 साल पहले ये फीचर्स इतने कॉमन नहीं हुआ करते थे। तो एनीवे उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं। उस वक्त उस गाड़ी की कीमत होगी तकरीबन कोई 1.5 लाख दिरहम। तो मैंने, अच्छा मुझे पता था कि जो साहब मुझे गाड़ी दिखाने लेके गए, उनकी उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। वो एक कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा इनकम ब्रैकेट में नहीं थे वो। जब मैंने उनसे कहा कि आपने ये गाड़ी क्यों ली है, तो यानी वाई नॉट लेट्स से टोयोटा कोरोला, और कोई भी छोटी गाड़ी ले लेते, कोई ऐसी गाड़ी। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मेरा अटमोस्ट ड्रीम था ना कि मैं कोई इस तरह की गाड़ी चलाऊं। तो मैंने कहा कि चले मानता हूँ कि अटमोस्ट ड्रीम था आपका बहुत अरसे से, लेकिन ये ड्रीम क्यों था आपका? तो उनको मेरा सवाल समझ में नहीं आया, नहीं, ये वॉज स्पीचलेस। तो मैंने कहा कि मुझे ये बताएं कि अच्छा लेट सपोज कि एक हाथ में ये आपकी गाड़ी है, कि ये वो सिचुएशन है, इसमें आपके पास इन्फिनिटी G35 है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी वगैरह वगैरह, और ये वो सिचुएशन है जिसमें आपके पास इन्फिनिटी G35 नहीं है। तो मुझे बताएं कि इसमें क्या हो रहा है जो कि इस सिचुएशन में नहीं हो रहा। तो अगेन ही वॉज स्पीचलेस, कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो अगर आप ना थोड़ा सा अपने डिसीजन में, अल्लाह हमें और आपको तौफीक दे कि हम थोड़ा सा अपने डिसीजन में एक लॉजिकल एक लॉजिकल पहलू ले आएं, कि जिसमें हम ये अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं यानी ये खाना क्यों खा रहा हूँ, सपोज मैं ये कपड़े क्यों खरीद रहा हूँ, या मैं फलानी जगह पे क्यों स्पेंड कर रहा हूँ, यानी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। अगर थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस इम्पल्स के ऊपर आप कंट्रोल कर लेना, तो बहुत सारी औकात जो है ना वो आपकी आपकी जगह, आपकी जो है ना वो पैसे जो है वो बच जाते हैं। इसी तरह का मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ। एक और दोस्त साहब ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा मैं भी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, और सुना कि फोर्ड एक्सप्लोरर पे ऑफर लगी हुई है, और वो कुछ 104,000 दिरहम्स की फोर्ड एक्सप्लोरर आ रही थी। ये भी तकरीबन मेरा उसी वक्त की बात है ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा आप फोर्ड एक्सप्लोरर क्यों खरीदना चाहते हैं? तो कहने मेरे बहुत सारे दोस्तों ने खरीदी है और इट लुक्स लाइक अ गुड कार। मैंने कहा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो कहने लगे कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे वालिदैन आते हैं, और कभी हमें उनको लेके हाईवेज पे ट्रैवल करना होता है, तो एक गाड़ी चाहिए जिसमें कम से कम 5-6 पैसेंजर्स आ जाएं और कुछ लगेज भी आ जाए। तो मैंने कहा आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप ऑफ रोडिंग पे जाएँ, डेजर्ट पे जाएँ? कहने नहीं, ये तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने कहा आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको हाईवे ट्रैवलिंग के लिए एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो 7 लोगों का सामान लेके और हाईवे पे चल सके। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही चाहिए। तो मैंने कहा फोर्ड एक्सप्लोरर खरीद के आपको क्या फ़ायदा होगा? तो वो चुप हो गए। तो उनकी जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी, द गाय वॉज वेरी वाइज, तो वो समझ गया पॉइंट, और उन्होंने जो है फोर्ड एक्सप्लोरर खरीदने का इरादा तर्क किया और जाके टोयोटा की इनोवा वैन खरीद लिया। माशाल्लाह ही हैप्पीली ड्रोव दैट इनोवा वैन फॉर मेनी ईयर्स। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप कभी कभी लॉजिकली सोचते ना, तो वो जो है ना वो आप वहाँ पे जो डिसीजन आपका इमोशनल नहीं होता, वो लॉजिकल हो जाता है। कभी आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये जो जो स्पेशली जो बाइंग की जो वो होती है ना, इसके पीछे जो साइकोलॉजी होती है, वो ये होती है कि ये आपके इमोशंस को ना इंगेज कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे होते हैं, बिल्कुल। तो जहाँ पे आपके और ज़्यादातर जो बाइंग होती है ना वो इमोशनल होती है, वो लॉजिकल बाइंग नहीं होती है। लोग अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, अच्छा फ़ोन खरीदते हैं, अच्छी घड़ी खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं ना, तो वो एक्चुअली वो इमोशंस की बेसिस पे वो जो है ना उनके डिसीजन जो है ना वो लाई कर रहे होते हैं। इमोशंस और और इम्पल्स इम्पल्सिव बाइंग जो भी, है वो इट्स अगेन इम्पल्सिव कह सकते हैं हम उन्हें। बिल्कुल हम्म, कि वो इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं, और इम्पल्सिव। वो आप जब शॉप में खड़े होते हैं और आपको कोई चीज चमकती हुई और बहुत ज्यादा पॉलिश की हुई और अच्छी सी शीशे में नजर आ रही होती है, और उसके फीचर्स को उन्होंने बड़ा चढ़ा के मोबाइल के दिखाया हुआ होता है कि इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है,
तो आप जो है ना वो इमोशनली उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और वही बात है कि अदर वो नीड तो नहीं है आपकी, लेकिन आप ये सोचते हैं कि हाँ यार अगर ये होगा तो मैं इसको यूज भी कर लूंगा कभी। लेकिन क्योंकि वो आपके डेली यूजेज में नहीं होता, तो वो कभी फ्यूचर में भी बहुत मुश्किल से ही वो चीजें जो है यूज होती हैं, या इक्का दुक्का जो है दफा यूज हो पाती हैं। अच्छा, चंद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जिससे हम जो है ना हम थोड़ी सी अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। तो हमने जी। दो चीज़ें आपको फोकस करते हैं यहाँ पे कि एक वो चीज़ है कि जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं पॉसिबली, और किस तरह आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा इस बारे में भी बात करना चाहेंगे इफ़ टाइम परमिटेड, कि किस तरह से आप अपनी इनकम्स को भी बढ़ा सकते हैं ना। तो हम इसको दोनों चीज़ों को भी देखेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो हम लोग कह रहे हैं उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, हमें, मुझे भी और आपको भी। और एक एक बेहतर फ्यूचर की तरफ हम उसको लेके चल सकें, उसको हम ही। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा कि अखराजात जो है वो आमतौर पे क्यों ज़्यादा होते हैं। तो अखराजात जो है अगर आप देखें तो आप हम में से हर वो शख्स जो इस वक्त यहाँ पर हो, तकरीबन 90% लोग जो हैं वो जितना पहले 10 साल पहले या 15 साल पहले कमाया करते थे, डेफिनेटली अब उससे बहुत ज़्यादा कमाते हैं। अगर आप फैमिलीज़ को देखें, जनरली स्पीकिंग जो 30 साल पहले फैमिलीज़ की इनकम हुआ करती थी और अब जो इनकम होती है उनकी, वो उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले लाइफस्टाइल जो है वो इतना इतना महंगा नहीं हुआ करता था, अब लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव है। तो उसमें जो है आपके मेरे स्मार्टफोन्स आते हैं, उसमें महंगे कपड़े भी आते हैं, ब्रांडेड वॉचेस आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी गाड़ियाँ आती हैं। जैसे अच्छी गाड़ी की मैंने आपको एग्जांपल दी थोड़ी देर पहले। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अखराजात जो है वो ज़्यादा करती हैं। इसी तरह से एक अगर आप देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब बाहर खाने का, डाइनिंग आउट का रिवाज ज़्यादा है पहले की निस्बत। तो अगर पहले फैमिलीज हैं वो कभी सालों में या महीनों में एक दफ़ा कभी डाइन आउट किया करती थी, अब वो फैमिलीज जो है वो वीक टू वीक जो है दे डाइन आउट मल्टीपल टाइम्स। तो मैं एक सर्वे में पढ़ा था, यूएई में, खलीज, सॉरी, गल्फ न्यूज़ का एक सर्वे था। तो उन्होंने एक एवरेज क्या बताया था। उन्हें बताया था कि एक एवरेज यूएई की फैमिली जो है डाइन आउट में तकरीबन 1200 दिरहम पर मंथ खर्च करती है। 1200 दिरहम पर मंथ। एवरेज का मतलब ये है कि कुछ फैमिली होंगी जो कि उससे ज़्यादा डाइन आउट करती हैं, लेट्स से तकरीबन 2000 दिरहम पर मंथ, और कुछ होंगी जो कि हो सकता है कि 600-700 में भी करती होंगी। तो डाइन आउट में भी अच्छा खासा पैसे खर्च होते हैं, और ये वो पैसे होते हैं जो फैसल भाई ने कहा ना मिसलिनियस में निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आप कि वो पैसे जो है वो जा किधर हैं। तो अगर डाइन आउट का भी बजट हमने कुछ कुछ एक दो दफ़ा हमने ऐसा किया कि हम डाइन आउट का बजट हमने मुख्तस किया कि हाँ हम इस तरह से डाइन आउट करेंगे, या हमारा इतना अमाउंट होगा, या इतनी दफ़ा हम डाइन आउट कर सकते हैं पर मंथ, या हमें यहाँ तक लिमिट रहनी होगी। तो दैट लिमिट हेल्प, तो पता चलता है कि हाँ हम जो है समटाइम्स वी एक्सीडेड द लिमिट। तो पता चल गया कि जी आपने जो है वो अपनी चादर से बाहर पाँव फैला लिए ना। तो और दूसरी क्या चीज़ें, चंद चीज़ें जिसमें पैसे जो है वो ज़्यादा खर्च होते हैं। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे जी फैसल साहब जो हैं वो तो अपनी बीवी बच्चों को लेके जो है ना छुट्टियों में तो अमेरिका गए घूमने के लिए। अच्छा जी, तो अब मैं भी अमेरिका जाऊंगी, या मैं भी अमेरिका जाऊँ अपनी फैमिली को लेके। अब अमेरिका जाना इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। अगर अमेरिका नहीं भी जा रहे थे, चले आप पाकिस्तान घूमने चले गए या आप कहीं भी घूमने चले गए, तो ये क्या होता है कि एक फैमिली आती है तो अब दूसरी भी फैमिली जब उनको भी शौक होता है। लोग क्या करते हैं कि अच्छा अपने जो है नाश्तों की खूबसूरत सी पिक्चर लगाते हैं अपने फेसबुक पे कि जी बड़ा खूबसूरत सा, बड़ी अच्छी कॉफ़ी, उसमें जो वो पत्ते भी बने हुए नज़र आ रहे हैं वगैरह वगैरह। अब ज़ाहिर है दूसरों का भी दिल चाहता है अच्छा जी, ओहो, तो उम साहब जो है फलानी जगह पे नाश्ता करने गई हैं आज, फेसबुक पे उन्होंने स्टेटस लगाया है, तो उसका मतलब है कि अब मैं भी नाश्ता करने यहाँ पे वहाँ पे जाऊँगी। तो क्या होता है कि दिस अगेन पुशेस यू, यानी एक टेम्पटेशन होती है कि आप जब अपने स्टेटस पे चीज़ें लगा रहे होते हैं तो ये एक्चुअली आप दूसरों को टेम्प्ट कर रहे होते हैं कि दूसरे भी वही काम करें। तो इस तरह से भी एक्सपेंसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा, दूसरा जो है एक और जगह पे जहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं वो ये है कि यूजुअली ख़वातीन की नेचर ये होती है कि उनके घर में कोई आए तो उसको अच्छा खाना खिलाएं। तो वो अच्छा खाना खिलाते तो उसमें क्या होता है कि फिर मेन्यू जो है ना वो बढ़ने लगता है। तो अब एक एक हमारे कॉलीग उन्होंने हमें इनवाइट किया खाने पे। तो जब हम उनके घर गए खाना खाने के लिए, हमारी फैमिली जो थी वो अलोन इनवाइटेड, यानी कोई और फैमिली नहीं थी वहाँ पे हमारे अलावा। तो द अमाउंट ऑफ फूड दैट हैड प्रिपेयर्ड ओनली फॉर अस अलोन
इट वाज क्या कह सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड। अगर हम 3 दिन भी उतना खाना खाते रहते तो शायद वो उतना खाना हमसे ख़त्म नहीं कर सकते थे। तो ख़वातीन में टेंडेंसी होती है कि चूंकि वो उनकी नेक नीयत ही होती है, वो अच्छी नीयत से दूसरों को खिलाना चाहती हैं, लेकिन दे एंड अप कुकिंग मल्टीपल डिशेज और बहुत सारा फूड। तो उसमें खाने बहुत सारे खाने जमा हो जाते हैं, वो खाने चलते रहते होंगे कई दिन तक। मुझे नहीं पता हर घर में ऐसा होता है या नहीं ऐसा होता है। तो लेकिन उससे क्या होता क्या है कि जो आपका जो दावतों का बजट होता है वो एक्सीड हो जाता है, और आपको पता नहीं चलता कि आपके पैसे जो है वो कहाँ से किसी सुराख में से जो है वो कहीं से निकल के चले गए। नहीं, मल्टीपल डिशेस इन अ दावत। अच्छा, एक और जो मेजर वजह होती है जिसमें लोग अपने फाइनेंसेस को नहीं कंट्रोल कर पाते, और स्पेशली ये जो वजह है ना, ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कि मुतवस्सित तबके या थोड़ा सा उससे ऊपर होते हैं। और स्पेशली वो लोग जो कि पाकिस्तान में हैं, और वो लोग जो कि अच्छी स्टेबल जॉब्स में हैं, स्पेशली इन एमिरेट्स, अरब एमिरेट्स, दुबई और अबू धाबी में, यहाँ पे जो लोग हैं, इनके पास जो है ना बैंक्स इनके पीछे लगे होते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। और इनको जो है ना वो बार बार जो है वो फ़ोन करेंगे आपको, फलाने बैंक से भी क्रेडिट कार्ड, फलाने बैंक से भी क्रेडिट कार्ड, वगैरह वगैरह। और लाइफ फ्री फॉर लाइफ क्रेडिट कार्ड, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी स्पाउस के लिए भी क्रेडिट कार्ड, वगैरह वगैरह। तो बैंक्स का तो वहाँ पे काम ही यही है। अच्छा, होता क्या है, जब आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, देन यू एंड अप स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू कैन अर्न। अच्छा जी, अभी तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड पे लिमिट है जी, 40,000 दिरहम की लिमिट है मेरे क्रेडिट कार्ड पे। अच्छी 40,000 दिरहम आपने स्पेंड, 40 नहीं करे चले, आपने एक्स्ट्रा कुछ स्पेंड कर लिया अमाउंट। अब आप उसके ऊपर क्या करें, अब आप इंस्टॉलमेंट से पे करें। तो हर साल जो है हर महीने आपकी सैलरी आ रही है, और वो आपके पैसे जो है वो क्रेडिट कार्ड में भी कट रहे हैं। तो अल्टीमेटली यू एंड अप विद हैविंग अ लेसर अमाउंट टू स्पेंड, एंड अ मेजर अमाउंट गोस इन क्रेडिट, पेइंग द क्रेडिट कार्ड इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, उसमें एक तो क्रेडिट कार्ड में पैसे तो जा ही रहे हैं, उसमें एक बेबरकती का एलिमेंट ये आता है कि आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना शुरू कर देते हैं अननोइंगली। छोटा सा इंटरेस्ट होता है, लेकिन भले वो 10 फिल्स का ही या 10 हलाले का या 10 पैसे का इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट बहरहाल इंटरेस्ट है, अल्लाह ताला हमें उससे बचाए। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है ना, ये एक अजीब मुश्किल है जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो फंसे रहते हैं। तो हम्म। हम देखते हैं, जब हम कोच करें तो उन लोगों को हम देखते हैं कि लोग जो है ना क्रेडिट कार्ड बिल्कुल दलदल की तरह फंसे होते हैं। कई कई बैंक से क्रेडिट कार्ड, हर बैंक पे कुछ ना कुछ जो है वो पैसे पे करने, और एक ज़िंदगी जो है वो एक मैस बनी हुई है। उस मैस की वजह से क्या होता है कि जो 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 साहिबान होते हैं ना, उनका जो है ना वो फिर वो उनका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो गुस्से का जो थ्रेशोल्ड होता है ना, वो बहुत कम होने लगता है, क्योंकि अब मर्द की जेब में पैसे नहीं होते ना, तो फिर वो उसको पूरी प्रॉब्लम्स जो है ना वो ज़्यादा नजर आने लगती है। हर छोटी छोटी बात पे इरिटेबिलिटी जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है। तो अच्छा, आप बताएं। हाँ, ये क्रेडिट कार्ड पे चीजें लेना आसान पता है क्यों होता है? देखिए, आप जब आप कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो आप अपना वॉलेट निकालते हैं और उसमें से पैसे निकाल के देते हैं। तो पैसे जो है ना वो बड़े दिल के करीब होते हैं, तो जब आप उनसे जुदा हो रहे होते हैं ना, तो आपको बड़ा दुख होता है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स जो है ना, बड़ी वो सैडनेस की फीलिंग होती है कि यार चलो कोई चीज आ तो रही है, लेकिन जेब से पैसे भी जा रहे हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड जिन्होंने बनाया ना, उन्होंने इस तकलीफ को ना कम कर दिया। उन्होंने कहा यार आप चीज भी ले लें, और अभी आपको नजर भी नहीं आएगा कि पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं। पैसे जो है ना काफी बाद में जाएंगे, 1 महीने बाद बिल आएगा, बिल में आएगा तो फिर आप उसे पे कर दें। तो अभी आपको तकलीफ नहीं होगी, तो आप चीज को तो अच्छी तरह एंजॉय करें, आपको अपने जो है ना पैसों से जुदा होने का दुख नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है ना ज्यादा चीजें ले लेते हैं। ठीक है, और जब वो लेकिन बिल आता है तो आप कोशिश करते हैं अच्छा चलो यार मैं इसको मिनिमम पे कर देता हूँ। अब फिर से इतने सारे पैसे, फिर से वही एक बड़ी दुखी सिचुएशन हो जाती है कि यार इतने सारे पैसे देने, चलो यार इसकी जो मिनिमम पेमेंट है वो कर देता हूँ। क्या हो रहा है, 1 महीने में थोड़े सा ही तो मुझे सर्विस चार्जेस या जिसको आप इंटरेस्ट कह लें, जो कि इंटरेस्ट ही होता है, तो वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है ना वो साइकिल चलता रहता है आपका। और इससे फायदा उठाती हैं फाइनेंसिंग कंपनीज। जो चीज आपको पैसे होते हुए कम पैसों में मिल सकती थी, लेकिन आपने क्या किया कि उसको एक लॉन्ग टर्म पेमेंट प्लान में कन्वर्ट करके उसके अंदर से कुछ फायदा दूसरे लोगों का भी कर दिया। ऑल्दो वो आपको ऐसे दिखाते हैं कि यार इसके अंदर जो है ना आपको रिबेट मिल रहा है और आपके पॉइंट्स जमा हो रहे हैं, ये पॉइंट्स आप 1 साल के बाद इस तरह रिडीम कर सकते हैं, उस तरह रिडीम कर सकते हैं। तो वो बहुत तरह की जो है ना उसमें लुक्रेटिव से आइडियाज आपके सामने पेश करते हैं। अब वो आपको ऐसे यकीन दिलाएंगे कि आपको पे ही नहीं करना पड़ेगा यार, ये तो समझे आपने बस फ्री में आपने लूट लिया हमें। ठीक है, लेकिन जब वो साल खत्म होता है ना और आप अपने बजट को चेक करते हैं, तो पता चलता है कि जो है ना वो जो लूजिंग पोजीशन पे जो है वो हम खड़े हुए होते हैं, और बाकी सब जो है ना वो अपना अपना हिस्सा लेके जा चुके होते हैं।
तो इसलिए बजटिंग पे अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बजटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने कहा कि इंसान को अपनी चादर के अंदर ही रहना चाहिए और उसको देख के ही पाँव फैलाने चाहिए, तो वो तभी हो सकता है जब आपके पास एक पूरे साल का बजट हो। क्या आपको पता हो कि इस साल में मेरी प्रोबेबल इनकम क्या हो सकती है, ठीक है, और मैं उसको किस तरह से खर्च करूंगा। क्या ऐसी ज़रूरियात हैं जिनको, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए मस्ट हैव है, यानी जिनके बगैर जो है वो ज़िंदगी फंक्शन नहीं करेगी, मेरी डेवलपमेंट, मेरे घर, मेरे बच्चों की डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगी। तो ये तो मुझे खर्चे करनी है, जिसमें स्कूलिंग आ जाएगी उनकी, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी, हाउसिंग अलाउंस आ जाएगा, ग्रोसरी आ जाएगी। तो वो आप लिख उनके आप बजट बना लें कि यार हमारा कितना जो है ना वो बजट होता है। और बजट बनाने के लिए आसान तरीका ये है कि अगर आप की लॉगिंग की आदत होगी ना एक्सपेंस को लिखने की, तो आप पुराने एक्सपेंसेस को देख के, 2-3 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं उसको देख के आप आराम से जो है ना फोरकास्ट कर सकते हैं कि यार मेरा मंथली जो है ना वो ग्रोसरी का एक्सपेंस कितना होता है, मेरा मंथली जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस जो है पेट्रोल की मद में या गाड़ी की मेंटेनेंस की मद में वो क्या होता है, और इसी तरह मेरा आउटिंग जो है उसमें मेरे कितने पैसे खर्च होते हैं। तो ये जब ये सब चीज़ें आपके पास प्रीवियस डेटा होगा, तो उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट ईयर का बजट बना सकते हैं कि यार ये मेरी इनकम है, इस इनकम को मैंने इस तरह से डिवाइड करना है और इस तरह चलना है। फिर वो जो पूरे साल का जो प्लान है ना, आप उसको और छोटे छोटे प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं कि यार मेरा एक क्वार्टर का क्या प्लान है, कि मैं 90 डेज बाद जो है ना एक ऐसा एक दिन रखूं जिसमें मैं पूरी रिफ्लेक्शन करूं कि यार मेरे 3 मंथ्स में मेरी क्या पोजीशन रही, ताकि मैं जो अपने आगे वाले आने वाले 9 मंथ्स हैं उसको मजीद एडजस्ट कर सकूं अगर मुझे किसी एडजस्टमेंट की जरूरत है तो। अगर मुझे कोई चीज़, कोई ऐसी बात नजर आ रही है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और मेरी सेविंग बढ़ सकती है, तो ठीक है, मैं अगले 9 महीने में उसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। और इसी तरह वो 3 महीने का बजट जो है वो 1 महीने के बजट में भी कन्वर्ट हो सकता है। और बहुत सारे लोग जिनकी जो कि लोअर इनकम लेवल से ताल्लुक रखते हैं, तो वो उनका तो मंथली बजट बनना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दे आर वेरी नेक टू नेक, जैसे आपने कहा ना कि इनकम और एक्सपेंस जो होते हैं उनके बहुत करीब करीब होते हैं। तो ये चीज़ है, तो बजटिंग जो है इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बजटिंग सिर्फ तभी हो सकती है जब आपको पता हो कि आप कहाँ पे खर्च करते हैं। ठीक है। तो मैं बजटिंग से मुतालिक जो हम इसी बात पे थोड़ा सा और मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि कुछ जब हमें कुछ फैमिलीज़ को कोच करने का इत्तेफाक हुआ ना, तो वहाँ पे कुछ मैटर्स थे कि जो कि विच वर क्रिएटिंग डिस्प्यूट्स। मिसाल के तौर पे जो है अब साहिब खाना जो है वो अर्न करते हैं, एक मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी माशाल्लाह वो अर्न करते हैं, लेकिन जो है वो अपनी बेगम साहिबा को जो है ना वो कहाँ घर के पैसे देते हैं ग्रोसरी के या जो भी खाने पीने के खर्चे होंगे, जो भी कुछ दिला मतलब ग्रोसरी है सब कुछ करना है, सब कुछ वो करें, लेकिन वो अपनी बेगम साहिबा को कुछ स्पेंड करने के लिए कुछ एडिशनल पैसे जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई मैं तो सारी चीज़ों का ख्याल तो रखता हूँ, मतलब कपड़ों से लेके से खाने से लेके हर चीज़, डाइन आउट से लेके हर चीज़ तो मैं करा रहा हूँ। अच्छा अब लेकिन जो है ना ये चीज़, ये ठीक है, ये जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेगम साहिबा की जो है ना वो एक एक नीड आप कह लें, अभी इमोशनल नीड कह लें आप इसको, या इसको वांट कह लें, वट एवर यू मे कॉल दैट, कि उनकी उनकी नीड है कि मैं अपने पैसे भी मेरे पास कुछ होने चाहिए, मैं अपने हाथ से भी कुछ खर्च करूँ। अब वो कमाती है नहीं कमाती दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, लेकिन उनको उनको उनकी ये ख्वाहिश है कि वो उनको उनके शौहर उनको कुछ पैसे दे दिया करें। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो, तो अब हमने देखा कि ये जो है दिस दिस सिचुएशन क्रिएटेड सम डिस्प्यूट्स। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, तो अगर दोनों जो फरीकैन हैं, नहीं मियाँ बीवी, आपस में डिसाइड करें कि हाँ ये चीज़ है, ये एक इट विल बी ए काइंड ऑफ पॉकेट मनी, तो भले वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, आप उनको कैश दे दें, वट एवर इट इज़, बट शी हैज़ द सिक्योरिटी और शी हैज़ द सेटिस्फैक्शन दैट दिस इज़ माई मनी एंड आई कैन स्पेंड ऑन माई ओन। तो मैंने देखा कि ये काम तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन इससे जो है ना बहुत सारे झगड़े जो हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं। अब भले आप इसको नान नफ़का बोलें, इसको आप पॉकेट मनी बोलें, जो कुछ बोलें, लेकिन ख़वातीन को अगर उनकी कुछ छोटा सा अमाउंट मिल जाता है कि वो जहाँ जहाँ चाहे स्पेंड कर सकते हैं, जिस पे उनकी कोई जवाबदारी नहीं है, तो दैट हेल्प्स बिग डील। अच्छा नहीं अच्छा, भाई, यहाँ पे एक यहाँ पे ठीक है, पॉइंट ऐड अगर इस पे करता हूँ। किसी का कोई सवाल है। हाँ हाँ। हाँ नहीं बताइए। भाई, जो आप खवातीन के बताइए। अपनी मनी का है कह रहे हैं आप, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी एक पॉइंट ऐड करूंगी कि हाँ प्लीज़। होता ये कि जो आप यहाँ पे कार्ड्स के बारे में भी बात कर रहे थे, तो बात ये थी कि जो है
पहले में ये होता था कि जो कैश पैसे जो हम मतलब लेते थे और ग्रॉसरी करते थे, अब ये यकीनन ये बहुत ज़्यादा ही आसानियाँ हो गई हैं, जो लोग यूज़ टू हो गए हैं इस आसानी से और नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं अपना खुद पर्सनल आपको बताती हूँ कि जो है मैं एक मंथली अमाउंट रखती थी ग्रॉसरी के लिए, जो मुझे देते थे, और मैं उनको वो जाके मैं अपनी ग्रॉसरी करती थी, और उसके साथ उस मंथली अमाउंट की जो होता था एक्सपेंसेस मंथ का, उससे मैं ज़रूर कुछ ना कुछ सेविंग करती थी, और वो सेविंग की मुझे इस कदर खुशी होती थी। अच्छा, अब इसके बाद हुआ ये कि वो कैश के बजाय जो है, जो आप कह रहे हैं कि एक खुशी होती है खवातीन को कि अपने यानी वो सेविंग है, तो वो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बाद हुआ ये कि जब कार्ड से होने लगे कि भाई कोई मसला नहीं है, आप कार्ड ले जाएं, कार्ड से कर लें, कार्ड से कर लें, तो अब वो कार्ड से तो ग्रोसरी तो हो गई, लेकिन वो जो खुशी सेविंग वाली थी, तो वो तो नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो अब तो ज़ाहिर है कार्ड से हो रहा था, बस कार्ड से, और कार्ड से यकीनन बिल्कुल बगैर मेजर करे या जो जितना चाहे वो तो हुआ कि जो चाहे ले लें। लेकिन एक तो दो नुकसान हुए, एक तो ये कि जो है जो एक सेविंग की औरत को जो एक खुशी होती है कि हाँ मैंने ये मैंने मेरे बच गए, मैंने मंथ में मैंने ये बचा लिया, अब चाहे वो उससे अपने हिसाब मर्जी से किसी को गिफ्ट दे या अपनी मर्जी से कोई कमेटी डाल ले। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि अक्सर जगहों पे इस तरह होता है कि खवातीन जो है सिस्टर्स हमारी और हम लोग, मतलब हम सेविंग से अपने जो मंथली बचा लेते हैं, वो बड़ी एक खुशी होती है। तो वो जो कार्ड से जो शॉपिंग होती है, तो फिर वो कार्ड के बाद वो भी हमारा अमाउंट कट जाता है, वो हमें नहीं मिलता, फिर सिस्टर्स को नहीं मिलता। तो डिसाइड दिस पॉकेट मनी, जो इम्पोर्टेंट। आपने जिक्र किया कि पॉकेट मनी भी जरूर देना चाहिए। हम्म। तो ये चाहे वो जितना भी खुले हाथ से उनको दें, लेकिन जो खास तौर से उनके अपने लिए, इवन ये कि आप इस चीज को देखें कि ये खुद ही शायद ये इंसान की फितरत है कि मनी पास होती है तो इंसान, मनी इज नॉट एवरीथिंग डेफिनेटली, बट नो डाउट मनी हैज इट्स ओन वैल्यू। तो अब होता ये कि अगर बच्चों को भी हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन अगर आप छोटे से बच्चे को भी अगर मंथली हम अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, तो दे फील वेरी गुड कि हाँ ये मेरे पैसे हैं। हम्म। अच्छा, उसमें एक अच्छा। और भी बड़ी काम की बात है। हाँ, बोले फर्स्ट में। अच्छा नहीं भाई, यहाँ पे मैं एक बात ये पहले करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम नीड और वांट की शुरू में बात कर रहे थे ना, तो देखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ नीड पे ही खर्च करें और वांट पे खर्च ना करें। जैसे कि जो आपने जो दो एग्जांपल्स दी ना, जिसमें आपने बताया कि पॉकेट मनी देनी चाहिए जिसको वो अपनी पसंद से खर्च कर सके, या उम साद ने कहा कि पैसे बचा के वो किसी को गिफ्ट दे दें या उसको किसी भी तरह यूज करें, तो दिस इज पार्ट ऑफ द वांट। ठीक है, तो राइट। कुछ जो गुरु गुरु है ना इसके फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस के, तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया है कि आप जो अपनी मंथली इनकम है ना, जो आपका मंथली बजट है, उसको आप तीन बकेट्स में डिवाइड करें, जो कि एक है नीड, एक है वांट, और एक है सेविंग। ठीक है, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया है 50 30 20 का, कि 50% ऑफ योर इनकम शुड गो फॉर योर नीड्स। ठीक है, क्योंकि नीड इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो है ना आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसलिए आप अपने, अगर आप शूज ले रहे हैं तो आपको आरामदेह शूज लेने चाहिए, वहां पे आपको पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टाइल के लिए दूसरे जूते लेना, दिस इज अ वांट। ठीक है, तो इसका जो हेड है वो थोड़ा इससे कम है। तो वांट के अंदर आप सिर्फ अपनी 30% रखें, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि यार मैं इतना हैंड टू, यानी कि मैं अपनी किसी जो है ना इमोशनल या सोशल नीड के ऊपर खर्च ना करूं। आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ मिलेंगे, तो आपको वही जो है एक सोशल लेवल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो वांट का भी कुछ ना कुछ पार्ट जो है ना वो आपके बजट में होना चाहिए, तो जिसको वो 30% कहते हैं। और 20% जो है ना वो बात करते हैं सेविंग की, कि 20% तो वो होना चाहिए कि जिसको आप, जब आपको वो पैसे मिल जाए, यानी जब भी आपके पास इनकम आए, तो 20% आप पहले ही अलग करके रख दें। ठीक है, और उसको तो आप हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वो आपकी सेविंग है, जो कि आपके रिटायरमेंट प्लान का, मे बी कॉलेज फंड का, किसी भी फ्यूचर जो प्लान है उसका वो हिस्सा है। और अक्सर जो लोग हैं वो गलती यहाँ पे ये करते हैं कि उनके लिए सेविंग जो होती है वो सबसे आखिर में होती है, कि जब वो अपने पूरे महीने के खर्चे कर कर चुके हों, और तो फिर वो उसके बाद कहते हैं कि यार जो पैसे बच जाए तो वो सेविंग है। ये लोगों के लिए सेविंग की डेफिनेशन है, जो कि एक बहुत ही यानी कि समझे कि एक बहुत ही गड़बड़ सी डेफिनेशन है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी कोशिश ये रहेगी कि यार जो बचेगा एंड ऑफ द मंथ सिर्फ वही मेरी सेविंग होगी। ठीक है, तो अब जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो मेरी जरूरत है। लेकिन जो लोग वाकई सेविंग को बहुत सीरियसली लेते हैं ना, तो उनके पास जब भी इनकम इनफ्लो होता है पैसों का, जैसे कि उनकी मंथली कोई सैलरी आई या उनकी कोई पेमेंट हुई, तो वो सबसे पहले अपनी सेविंग को जो है ना उसमें से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो
कि यार ये तो वो पैसे हैं जिनको जिसको मैं टच नहीं करूंगा, और ये जो है ना मेरे एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है। और अक्सर लोग तो उसके लिए एक अलग अकाउंट भी बना लेते हैं ताकि वो पैसे उनकी आंखों से ही दूर हो जाए, कि जो मेरी एक नॉर्मल, जो मेरा एक सैलरी अकाउंट है उसके अंदर वो पैसे आते हैं, 10-20 हज़ार जो भी आते हैं उसमें से मैंने 4-5 हज़ार जो है वो पहले ही निकाल के अलग कर दिए और वो एक और अकाउंट में शिफ्ट कर दिए। तो उससे क्या होगा कि वो नजरों में नहीं आएंगे तो वो खर्च होने में भी नहीं आएंगे। तो मुझे पता चल गया कि यार 70% जो है मेरे पास पैसे जो मेरी सैलरी के हैं वो मेरे इस अकाउंट के अंदर है, जो मैं खर्च कर सकता हूँ इस महीने में। तो उसमें से भी जो है ना आप उसको डिवाइड कर लें नीड और वांट में, क्योंकि वांट जो है ना वो आपकी सोशल लाइफ का और इमोशनल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो उसमें से आप बच्चों को भी पॉकेट मनी दें और वाइफ को भी पॉकेट मनी दें और उनको उनके लिहाज से खर्च करने दें। अच्छा, इससे एक और फायदा ये होता है कि थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट भी आती है, स्पेशली बच्चों के मामले में। अगर आप बच्चों को दें और उनको अपने तौर पे पैसे खर्च करने दें और आप सिर्फ उनको कोच करें, यानी आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड करें कि यार किन जगहों पे खर्च करना जरूरी है और कहाँ पे खर्च नहीं, कहाँ पे पैसे बचाए जा सकते हैं, तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि अक्सर लोगों को बड़े होने के बाद एडल्ट को जो प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बचपन में की नहीं होती, तो उनकी जो हैबिट्स हैं वो कुछ इस टाइप की डेवलप हो गई होती हैं कि यार अब पैसे आ गए हैं तो चलो इसको खर्च करते हैं, जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो मैं लूं। अब क्यों नहीं ले रहा मैं, पहले तो इस वजह से रुक जाता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे। आज तो मेरे हाथ में पैसे हैं तो ठीक है, मैं अगर बाहर खा सकता हूँ तो मैं क्यों ना खाऊं, अगर मैं एक की बजाय दो खरीद सकता हूँ तो क्यों नहीं खरीदूं। तो ये सब आदतें जो है ना, हैबिचुअल होता है इंसान अपने अपने जो भी उसके लर्निंग एक्सपीरियंस है बचपन से लेके, चाहे टीन एज से लेके जब वो एडल्टहुड में जाता है, तो वहां पर जो है ये हैबिट्स भी है ना आपके साथ साथ ट्रांसफर होती चली जाती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हैबिट्स जो है ना उनको आइडेंटिफाई करें कि कौन सी मेरी अच्छी हैबिट्स हैं खर्च करने के बारे में और सेविंग करने के बारे में, और कौन सी मेरी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि मेरे फाइनेंशियल जो बकेट है उसके अंदर ली होल का काम कर रही है और वहां से जो मेरे फाइनेंसेस लीक कर रहे हैं। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो हम्म। दूसरा एस्पेक्ट है एक्सटर्नल, हैबिट्स तो इंटरनल हो गया, और दूसरा जो एक्सटर्नल एक इसका फैक्टर है वो है आपकी इन्वायरमेंट। आप किस तरह की इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, आपके किस तरह के सोशल सर्कल हैं, किस तरह के लोग आपके साथ हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि जिस तरह नीर भाई ने कहा कि अगर वो उनके यहाँ सिर्फ दावतें होती रहती हैं और वो दावतें जो है वो इतनी जबरदस्त किस्म की होती हैं जिसमें मल्टीपल खाने बन रहे हैं और बहुत ज्यादा खाने बन रहे हैं, तो डेफिनेटली हर एक चाहेगा कि यार मैं भी दूसरे जो ग्रुप है उसकी दावत इसी तरह से करूं, ठीक है। तो ये फिर एक नॉर्म बनना शुरू हो जाता है। तो इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो आप जिस टाइप की इन्वायरमेंट को चूज करेंगे उसी उसका एक रिफ्लेक्शन जो है ना वो आपकी पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको नजर आना जो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे आप महंगे दोस्तों में रहेंगे तो आपको आईफोन भी चाहिए होगा, हो सकता है आप, और दूसरी जगह पे रहेंगे तो आप एंड्रॉइड से काम चला लें। अच्छा, ये आपकी जो बात है मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए, कुछ जी, जी, बोल रहे फैसल थे? भाई ने बच्चों का जो ज़िक्र किया कि जो मतलब आगे बात उन्होंने बहुत अच्छी की, और उसमें एक छोटा सा पॉइंट ये ऐड करूंगी कि मैं समझती हूँ कि एक सर्टेन एज में एटलीस्ट जो मेन हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। बच्चों के नॉलेज में होना चाहिए ये बात, ताकि उन्हें एक तो ये कि पेरेंट्स के बारे में भी एहसास रहे कि हाँ उनके पेरेंट्स किस तरह से घर चला रहे हैं, या जो कि जैसे कि फैसल भाई ने कहा कि फिर बड़े होने के बाद अगर बचपन से बिल्कुल ही नहीं मालूम होती फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो बड़े होने के बाद अक्सर एडल्ट को उस वक्त फिर प्रॉब्लम होती है, वो नहीं समझ पाते। तो ये चीज़ जो एक हैबिचुअल हो जाती है बचपन से ही उनको ग्रो करते हैं, जैसे बच्चों की दूसरी नीड है इसी तरह से ये भी मैं समझती हूँ कि उनकी एक तरबियत का हिस्सा होना चाहिए कि उन्हें मनी की वैल्यू और उसको सही जगह पे खर्च करना, और ये एहसास कि हाँ उनके पेरेंट्स कितनी मेहनत से अर्न कर रहे हैं, तो ये इसमें उनको इन्वॉल्व करना बेहतर है, उनको शामिल होना चाहिए इस चीज़ में किसी हद सही है। तक। जी। ठीक है, तो आपने कहा सर्टेन एज, तो आपके जहन में कोई एज है क्या इससे मुताल्लिक? सर्टेन एज से मेरी मुराद ये है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मेरा मकसद है कि जब बच्चे इस बात को समझने लगते हैं कि हाँ ये पैसे हैं और इनकी वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से आजकल के लिहाज से तो जो बच्चे जिस तरह बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से, मुख्तलिफ हम उनके पास इस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि एक 8-10 साल के बच्चा भी अच्छी तरीके से समझ सकता है। बल्कि 7 साल के बाद जो हमारे पास है कि एक 7 साल की उम्र में है कि नमाज फर्ज हो गई, बच्चे को ये बात समझ आ जाना चाहिए, और 9 साल की उम्र तक तो बच्चे को पक्का होना चाहिए नमाज के लिए।
तो नमाज की पाबंदी हो जाना चाहिए। तो उस वो एज इस्लामिक टर्मिनोलॉजी से अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब उस वक्त वो बच्चा शऊरी तौर पे बड़ा हो गया, उसे समझ आ गई है कि क्या सही और क्या गलत है और ये क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म, अच्छा। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इससे सही बात पहले है कोई ऐसा। और बात हो, मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन है तो मैं वो पढ़ता हूँ, तो आप फिर बिल्कुल बताइए बिल्कुल। उसके बारे में। तो हम्म। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि वुड टेकिंग अ डेट if you have less money, for example, paying for university fee when studying abroad, be a smart decision if one takes debt at that young age। तो जैसा होता है कि लोग जो है ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बाहर पढ़े और बाहर जाए, तो उसके लिए वो डेट ले लेते हैं कि यार मैं लोन अपनी, ले लेते हैं। हाँ लोन ले लेते हैं कि यार मैं अपनी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस जो है ना वो लोन से पे कर देता हूँ, और इसके बाद जब मेरी, क्योंकि मैं बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो फिर मैं इसको पे ऑफ कर दूंगा। तो इज इट अ गुड आइडिया? तो आपका क्या ओपिनियन है इस हम्म। बारे में? ठीक है, तो मेरा मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि एक तो जब आप लोन लेते हैं ना, तो आपके आपके जहन पे रहता है कि मुझे लोन वापस करना है। और दूसरी बात ये है कि जब आप इस तरह से करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि यू हैव ऑलरेडी टेकन अ बिग लीप और अ बिग स्टेप इन योर लाइफ, कि आपने एक अच्छा खासा बड़ा लोन लिया और आप नाउ यू आर पेइंग बैक। फिर उसके बाद क्या होगा कि दिस इज हाउ द हैबिट डेवलप्स। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद आपको छोटा लोन भी लेना में कोई बुराई नहीं लगती, तो फिर जो है जब लोन्स लेने की जो है फिर वो बन जाती है आदत। तो जब लोन लेने की आदत बन जाती है तो फिर उसको वापस करना जो है वो फिर मुश्किल होने लगता है। तो हमने इसके मल्टीपल सिचुएशन देखी हैं कि जिन यानी क्लाइंट्स को जब इत्तेफाक हुआ कोच करने का कि लोगों में लोन लेने की जो आदत होती है वो एक उनके लिए जो एक अच्छा खासा बड़ा मसला खड़ा कर देती है। तो अल्लाह की तौफीक से एक साहब को जब कोच करने का इत्तेफाक हुआ तो उनके ऊपर काफ़ी लोन थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई लिस्ट बनी हुई है क्या आपके पास लोन्स की? तो हाँ, लोन्स की लिस्ट बनी हुई है कि किस किस के पैसे कितने देने। वो कई लाख रुपए के उनके लोन थे। अच्छा, इस वक्त एट दैट टाइम व्हेन व्हेन आई स्टार्ट कोचिंग हिम, ही डिड नॉट हैव अ जॉब। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उनको बाद में जॉब मिल गई। और जॉब मिल गई तो फिर देन ही स्टार्टेड पेइंग बैक द लोन्स। तो ये लोन्स की का जो एक, ये तो एक कंप्लीट डिफरेंट चैप्टर है जिस पे हम मजीद भी बात कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। लाइक कम बैक टू द पॉइंट, लोन लेना जो है ना, ये एक टेंडेंसी होती है, ये एक हैबिट होती है जो डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको जितना मैक्सिमम अवॉइड किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। ये एक छोटी सी बात है जिसके ऊपर हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा। अच्छा, मैं जो है एक छोटी सी बात आपको इन टर्म्स अच्छा ऑफ। नहीं भाई, यहाँ पे हाँ। इससे पहले हाँ, हम बोले। इसे कंक्लूड करें, मैं यहाँ पे एक बात बताऊं कि जो ये यूनिवर्सिटी की ट्यूशन के लिए जो आप लोन ले रहे हैं ना, तो ये आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त नहीं है। तो आपकी जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है ना, कि आपके इनफ्लोज होंगे और कब होंगे और कैसे होंगे, तो इसके बारे में आपको नहीं पता। तो इस सिचुएशन में लोन लेना जो है, जब आपके पास पे ऑफ करने का कोई उसको प्लान नहीं है, तो और ज्यादा जो है ना वो रिस्की हो जाता है। ठीक है। अगर तो आप बिल्कुल। कोई जॉब पर हैं और आपको पता है कि आपकी मंथली सैलरी इतनी है और आपके एक्सपेंसेस इतने हैं, जितना हमने कहा कि आप बजटिंग कर रहे हैं, और वहां पे आप किसी जरूरत के तहत कोई मजबूरी में आप कोई लोन ले लेते हैं, लेकिन आपके पास पूरा, उस लोन लेने से पहले आपके पास एक पूरा प्लान मौजूद है कि यार ये मैं कैसे पे ऑफ करूंगा, मेरी इतना एक्सपेंस है, उसके बाद मुझे 2,000 रियाल बचते हैं महीने के, तो मैं इस लोन के अंदर 1,500 रियाल जो है इस लोन को पे ऑफ कर दूंगा 6 मंथ्स के अंदर। तो वहां तो ये बात समझ में आती है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में लोन लेना जहां पे आपको खुद नहीं पता कि आगे जो है वो हालात कैसे होंगे, ठीक है, कि यानी जिन लोगों ने आज से 3 साल पहले ये सोच के लोन लिया होगा कि यार हम पास आउट होते ही बहुत अच्छी जॉब मिलेगी वो कर देंगे, और उनको कोविड 19 वाली सिचुएशन मिली होगी, तो उनके लिए लाइफ जो है ना वो काफी ट्रबुलेंट होगी। और क्योंकि इस वक्त जो है जॉब्स की प्रॉब्लम हुई थी हर जगह पे, हमने देखा खासतौर पे वेस्ट में। तो वो उन्होंने कैसे पे ऑफ किया होगा, तो जहां पे आपको सर्टेनिटी थोड़ी सी नजर आए कि हाँ यार मेरे पास इनफ्लो है और मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगा, तो वहां तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जब आपके पास एक बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन है, तो वहां पे लोन लेना जो है ना वो अपने आप को एक फंसाने वाली बात है, कि आप जबरदस्ती जो है ना अपने आप को पहले से एक मुश्किल में डाल रहे हैं, जो कि आपने अभी तक देखी भी नहीं है कि कैसा होगा। जी नहीं भाई, बिल्कुल आप कह रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं एक एक बात बताना चाह रहा था कि और फिर हम इसके ऊपर टॉपिक पे वापस आ सकते हैं
कि सेविंग के लिहाज से जो है हमारी जो हमने अपनी ख़वातीन को, स्पेशली अपनी वालदाओं को या प्रीवियस जनरेशन को सेविंग करते देखा है, जिनके पास जो है उस वक्त एटीएम कार्ड्स नहीं हुआ करते थे और बैंक अकाउंट्स के ऊपर भी इतना इतना क्विक एक्सेस नहीं हुआ करता था। तो वो लोग क्या करते थे कि अपनी, ये बहुत बेसिक मेथड है सेविंग का, वो लोग क्या करते थे कि अपने महीने के जो भी पैसे मिले इकट्ठे, उसको मुख्तलिफ किस्म के लिफाफों में रख लिया। यानी मिसाल के तौर पे ये सब्ज़ी तरकारी का एक लिफाफा है, तो ये और दूसरी ग्रोसरीज का है, ये बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, इस तरह से ना। तो उसमें वो जो बचत हुआ करती थी वो इस तरह से भी पैसे बचा लिया करते थे। मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि 2018 में जो मेरे बड़े वाले बेटे हैं उनको कोच करने का इत्तेफाक हुआ, यानी उनको कोच, उनका कोच था। तो उस कोच ने जो है वो बेसिक हैबिट्स ऑफ स्पेंडिंग और सेविंग के ऊपर जो है वो उसने कहा कि आपके पास ये, मैं आपको आई एम टेकिंग यू बैक टू द ओल्ड एज मेथड, और पुराने ज़माने का कदीम तरीका बता रहा हूँ आपको सेव करने का, बट दिस विल हेल्प यू अ ग्रेट डील। एक कॉन्सेप्ट है जो आप सीख लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो आप आगे जाके ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो देन माई सन स्टार्टेड सेविंग मनी बाय कीपिंग द मनी इन एनवेलप्स। क्योंकि क्या क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं ना, वो तो आपको एटीएम कार्ड से फट से निकल जाते हैं। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू कि he would draw the amount withdraw the amount and keep in envelopes। तो वो एनवेलप से पैसे हैं कि जी ये जो है ना इस हफ्ते का एनवेलप है, लेट्स सपोज ही वुड डू दिस लाइक डू एज वेल लाइक दिस कि ये इस हफ्ते का एनवेलप है, ये बाकी पैसे जो हैं वो इस हफ्ते में होंगे और ये उसके फॉलोइंग वीक में और ये उसके फॉलोइंग वीक में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो इसी हफ्ते में से ही खर्च हो रहे हैं। अब बैंक अकाउंट में कोई इमरजेंसी के लिए कोई 150 रियाल या 200 रियाल पड़े होंगे, लेकिन वो दैट नीड नॉट बी टच्ड, बाकी सारी स्पेंडिंग जो है वो यहाँ से हो रही होगी। दिस इज वन ऑफ द वेज टू स्पेंड टू सेव मनी और टू क्या बोलते हैं उसको, जिसको पैसे जमा करना, बचाना। अच्छा, अब यही चीज़ जो है ना आपके बहुत सारे बैंक्स भी ऑफ़र करते हैं। वो क्या करते हैं, सब अकाउंट्स को ऑफ़र करते हैं। तो क्या करते हैं कि आपकी मेरे अकाउंट में लेट से अगर सैलरी आती हो तो आप सब अकाउंट्स क्रिएट कर लें अपने। अच्छा जी, रेंट का, अब जैसे ही सैलरी आती है तो इतने पैसे जो है रेंट के सब अकाउंट में चले जाने चाहिए, इतने पैसे ग्रोसरी के सब अकाउंट में, इतने स्कूल के सब अकाउंट में, वगैरह वगैरह। तो ये सब अकाउंट्स में जितने पैसे जाते हैं ना, ये आपको मेन अकाउंट में नज़र नहीं आते। जब मेन अकाउंट में नज़र नहीं आते तो देयर इज़ अ लेस पॉसिबिलिटी के दे वुड बी स्पेंट अदरवाइज। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि सेविंग के पर्सपेक्टिव से जो है, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है, और यानी मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ इसको, और मैंने दूसरे लोगों को भी देखा है। अच्छा, जो एक और बात जो फैसल भाई ने शुरू में बताई थी ना कि सेविंग जो है वो स्पेंडिंग के बाद नहीं होती, सेविंग पहले होती है। जो 50 30 और 20 का जो रूल था कि जितने पैसे आपने हटा दिए पहले, जो सेव करने वो आपने हटा दिए, फिर बाकी को आपने स्पेंड किया। तो इसमें एक्सक्यूज मी, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने कुछ पैसे जैसे सेव करने हैं ना, जैसे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, या अपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। मिसाल के आपने गोल्ड लेके डाला हुआ है फॉर फ्यूचर पर्पजेज वट एवर, तो आप उसके बाद ज़कात भी देते होंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह के पैसे जो ना आप थोड़े थोड़े करके जो ना वो अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर आपने 6 महीने पैसे जमा करके उसमें आपने जो है वो कोई छोटी सी गोल्ड कॉइन ले ली मिसाल के तौर पे, मजीद आपने 6 महीने पैसे जमा करके एक और गोल्ड कॉइन ले लिया, या 1 साल जमा करके कुछ पैसे ले लिया। इस तरह जो है वो ये एक और तरीका होता है सेविंग का। फिर क्या होता है कि आप कुछ गोल्ड कॉइन जमा करके फिर उनको एक्सचेंज करा के कुछ और चीज़ ले सकते हैं, या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के पैसे जो है वो इस तरह की जगहों पे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं जहाँ से आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी सेविंग होती रहे और फिर वहाँ से आपको एक तरीके का रिटर्न मिलता रहे। अच्छा, अब एक छोटी सी बात है जिसके बाद हम कंक्लूड करना चाहते हैं, वो ये है कि अगर किसी के पास लोन हो ना तो लोन्स को ज़रूर पे ऑफ कर दिया करें, और अगर नहीं पे ऑफ करें तो कम से कम उसको एक्नॉलेज ज़रूर करें और उसको लिखें ज़रूर कि वो लोन्स किस किस के कितने पैसे हैं, और किसी की इन्फॉर्मेशन में वो बात होनी चाहिए। खुदा खास्ता आपके साथ कोई ऐसा मामला हो गया कि जिसकी वजह से वो लोन्स पे नहीं हो सके, तो एटलीस्ट दूसरे लोगों की इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए कि वो या तो लोन्स पे कर सकें, या वो उसको वेव ऑफ करवा रहे हैं, जो भी कुछ है। तो लोन जो है ना वो रिटर्न ज़रूर होना चाहिए। तो अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम इस बात पे अमल क्या करें। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि अगर हमें अपने रिस्क में वो करनी है, अगर बढ़ोतरी करनी है, नहीं बढ़ाना, अगर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और अपने फाइनेंशियल लेवल को बढ़ाना है, तो उसमें जो है ना कुछ और चीज़ें हैं जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे वाज़ेह तौर पे बताई हैं। जैसे रिस्क की जो है ना कुछ कुंजियाँ हैं,
जिसमें से एक कुंजी जो है ना वो सिलतुर्रहम है, यानी अपने रिश्तेदारों से और अपने जिनसे ब्लड रिलेशन हैं उनसे आदमी जो है वो सलाह रहमी करे। सलाह रहमी का मतलब अच्छा सलूक करे उनके साथ ताल्लुक़ जोड़े, ताल्लुक़ ना तोड़े। तो ये सिला रहमी जो है वो एक रिस्क को बढ़ाने में एक एक फैक्टर है। एक और फैक्टर रिस्क को बढ़ाने का है कि आप सदाक़ात दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है कि सदक़ा से माल में कमी वाक़ नहीं होती। तो आप देखें सदाक़ात दें आप, और जो जो खर्च करना जहाँ पे खर्च करें तो वहाँ पे आप खर्च करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसी जगह से आपके पास पैसे आ जाएंगे, या आपकी ऐसी जगह से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी कि जो आपके वहम में भी नहीं होगी। तो सदाक़ात एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आप देखें ना तो जैसे सूरह मुनाफ़िक़ून की आखिरी आयतों में ना कि जब सदका एक ऐसी चीज़ है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब क़यामत में लोगों का हिसाब किताब होगा ना, तो और जो लोग तमन्ना करेंगे कि हमें ज़िंदगी में वापस भेज दिया जाए ताकि हम अच्छे अमाल कर सकें, उन अच्छे अमाल में सदका जो है इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट, जिसका मल्टीपल जगह पे कुरान में भी जिक्र आता है कि हमें वापस भेजा जाए कि हम सदका करें ताकि जो है वो अच्छे अच्छे अमाल हो जाए। तो सदका जो है ना वो एक तो मुश्किलों को टालता भी है, तो हम सब जानते हैं, लेकिन सदका जो है वो रिस्क में बढ़ने का और सेविंग का और इसमें भी इसका भी बायस होता है। तो हम जो है ना कुछ बातें यहाँ पे कर चुके हैं, कुछ बातें जो हमारी अभी रह गई हैं। तो अगर लोग मुनासिब समझते हैं तो हम इसी मौजू पे हम अगली दफ़ा की मजलिस भी रख सकते हैं, इसके ऊपर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसमें हम इस चीज़ को थोड़ा सा एड्रेस करेंगे कि किस तरह आप अपनी इनकम्स को बढ़ा सकते हैं। व्हाट कुड बी द मल्टीपल स्ट्रीम्स, कि आप एक क्वाड्रेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से लेके फिर लेट्स से आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लेके तो आप बिजनेस से फिर आप इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने भी डिफ़ाइन किए हैं इस तरह के क्वाड्रेंट्स, हम उसके ऊपर भी थोड़ी बात कर सकते हैं एक आम फहम अंदाज में, ताकि वो सबके हमारे ऑडियंस के समझ में आए। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मजलिस भी, फैसला आपका क्या ख्याल है ओम साहब, आपका क्या ख्याल है कि हम नेक्स्ट मजलिस भी अगर वो इसी की मौजू जा पे कर सकती लें? है, जी की जा बिल्कुल। सकती है कर ना? सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसमें हाँ। हम अपने ऑडियंस से ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर उनके पास कोई सवाल हैं और उनके पास कोई ऐसी कंसर्न्स हैं दैट दे वांट अस टू एड्रेस, तो इस ग्रुप में वो हैं, वहाँ पे भेज दें, मुमकिन के info@mumkin.co पे भेज दें, या हमारे जो अलमनाई ग्रुप्स हैं उनमें एडमिन्स को भेज दें। तो उनसे होगा ये कि हम उनको भी एड्रेस कर सकेंगे जो कि लोगों के रियल लाइफ चैलेंज है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात को कंक्लूड कर लें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो भी हमने कहा उस पर हमें खुद भी अमल करने की और दूसरों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हमारे लिए सबके लिए इस मजलिस को फ़ायदे का बायस बनाए, और इंशाअल्लाह ताला फिर हम मुलाकात करेंगे अगली मजलिस में। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।